हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो जैसे पहली वीडियो में मैंने आपको एफआईआर के बारे में समझा दिया था अच्छी तरीके से कि भाई एफआईआर क्या होती है, कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती। तो मैंने बहुत सी चीज़ें एफआईआर के बारे में आपको बता दी थी। हालांकि वो पूरी वीडियो ही सिर्फ सेक्शन 154 के ऊपर ही चली गई थी। रीज़न ये था कि आपको एफआईआर के बारे में मेरा जो मेन एम था वो ये था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, क्योंकि अगर एफआईआर का ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके आपको खासा दिक्कत आएगी, काफ़ी परेशानी आएगी आगे की चीज़ें पढ़ने में। तो ये अगर आपके दिमाग में अगर एफआईआर बैठ गई सही से तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मेन स्टेजेस शुरू यहीं से ही होती है। ये पहली स्टेज है एफआईआर की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी केस शुरू होता है तो सबसे पहले उस केस का शुरू होने में एफआईआर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि एफआईआर होती है देन ही फिर इन्वेस्टिगेशन, चार्ज वगैरह आगे की पूरी स्टेजेस आती है। तो पहली स्टेज है एफआईआर। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एफआईआर हर केस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में एफआईआर हो। बहुत से केसों में एफआईआर नहीं होती, उसमें होती है एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो 154 में मैंने आपको एफआईआर के बारे में बता दिया था। अगर आपको जानना चाहते हो एफआईआर वगैरह के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप आई बटन के अंदर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो मैंने 154 में आपको एफआईआर बता दिया था। अब मैं आपको 155 के अंदर बताता हूँ एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अगर आप सेक्शन 155 का टाइटल पढ़ेंगे तो वो कहता है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी उसके बारे में बात करी गई है। तो अगर हम सेक्शन को अब डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज को, ये कहता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोमा आगे यहीं रुक जाइए। ये कह रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। कौन हो सकते हैं ये? एसएचओ साहब हो सकते हैं, ठीक है। ऑफ कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन, यानी कि उस जो पुलिस स्टेशन है उसका जो भी जुरिडिक्शनल एरिया है उसके एरिया में कोई ऑफेंस हुआ है नॉन कॉग्निजेबल, उसकी हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसको? एसएचओ साहब को। ही शैल एंटर और कॉज टू बी एंटर द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक। तो वो क्या करेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं वो एंटर करेंगे किसमें? अपनी बुक के अंदर उस इंफॉर्मेशन को। एंड टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। या तो एसएचओ साहब कर सकते हैं या फिर वो पर्सन कर सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसको प्रिस्क्राइब कर रखा हो। जैसे कि अगर मैं एफआईआर में भी ये लिखा था कि या तो खुद एसएचओ साहब कर सकते हैं या कोई और पर्सन कर सकता है। आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे कोई पर्सन गया, सबसे पहले उनसे मिला, जो बड़े साहब हैं, पुलिस ऑफिशियल जो है उनसे मिला, तो वो कई बार कहते हैं कि हाँ भाई कि पर्सन का नाम लेकर जो उनसे नीचे उसका होता है रैंक का बंदा, कहते हैं कि इनकी जाके स्टेटमेंट लिख लो या इनकी एफआईआर लिख लो। तो आपने ये भी सीन देखा होगा। तो ये भी वही बात कह रहा है, या तो वो खुद पर्सन लिख सकता है या फिर कोई अदर पर्सन लिख सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। इन्फॉर्मेशन इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है फॉर्म, उस फॉर्म में वो मेंशन कर सकते हैं। एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर ये क्या करते हैं, उसके बाद ये इन्फॉर्मेंट को रेफर कर देते हैं किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। वो बोल देंगे कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाइए। ये हो गया फर्स्ट क्लोज, होपफुली समझ आ गया होगा। सेकंड क्लोज में जाते हैं। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस ऑफ ट्रायल। कोई भी नॉन कॉग्निजेबल केस है उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। कोई भी कौन सा केस है जो नॉन कॉग्निजेबल केस है? कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, बट इसके अंदर मजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब? पहली बात जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल, जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे जिनको पावर है ऐसे केस ट्राई करने की और कमिट द केस ऑफ ट्रायल, जो ट्रायल वगैरह कमिट कर सकते हैं, सिर्फ वही मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड क्लोज में। थर्ड क्लोज बात करता है एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब ये यहीं पर रुक जाइए, इससे आगे भी मत जाइए। ये कह रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा ऑर्डर देता है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने किसी पुलिस ऑफिसर को बोला कि भाई जाओ आप करो इन्वेस्टिगेशन, तो एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अब क्या पावर यूज़ करेगा?
वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वही सारी पावर यूज़ कर सकता है जो कोग्निजेबल केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कर रहा है। यानी कि एसएचओ साहब को जो पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वही इन्वेस्टिगेशन के लिए पावर यूज़ कर सकता है कौन, जिसको ऑर्डर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। उसको पावर इन्वेस्टिगेशन की सारी दे दी है, लेकिन उसको किसी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर अभी नहीं दी गई है कि वो बिना वारंट अरेस्ट करे। अगर उसको अरेस्ट करना है किसी भी पर्सन को, तो पहले उसको वारंट लाना पड़ेगा, देन ही वो अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं करेगा। ये पावर एक्सेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। थर्ड क्लोज हो गया। फोर्थ क्लोज के अंदर अगर हम आते हैं तो फोर्थ सब क्लोज है, वो कहता है वेयर अ केस रिलेट्स टू or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offense are non-cognizable। ये मैंने आपको जो डिफरेंसेस वाली वीडियो है उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा है आपसे। इसके अंदर क्या, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने 2-3 ऑफेंस करे हैं सेम यूज पे टाइम पे, 2-3 ऑफेंस कर दिए, बट इसमें क्या है, एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, यानी कि उसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से जो ऑफेंस करा, बाकी ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम है। तो ऐसे में फिर भाई नॉन कॉग्निजेबल केस होगा या कॉग्निजेबल, क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा कॉग्निजेबल केस, यानी कि उसके अंदर क्या होगी, FIR। इस चीज़ को ध्यान रखना, उसको बोला जाएगा कॉग्निजेबल केस। एक चीज़ और इसके अंदर लिखी है, नोट विद स्टैंडिंग दैट दी अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। हो ना हो मतलब ही नहीं है, अगर है भी तो भी मतलब नहीं है। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब इसके इर्द गिर्द कुछ है ही नहीं, मानो ही मत, चाहे कुछ भी क्या रहो सुनो ही मत। अगर एक भी सिंगल सेक्शन हो उसका है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, कॉग्निजेबल। तो ऐसा कई बार रियलिटी में भी होता है। अगर कई बार कोई FIR देखेंगे तो सारे सेक्शन लिखते हैं, अरे सारे सेक्शन तो नॉन कॉग्निजेबल है, बट पुलिस जान पूछ के एक सेक्शन ऐसा डाल देती है जिसमें वो कॉग्निजेबल केस बन जाता है, जिसमें FIR। और कॉग्निजेबल केस बनने का मतलब कई बार ये भी है कि उसमें वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। हालांकि बेलेबल ऑफेंस में 2 ईयर के उसमें आता है, वो उसमें 2 ईयर के अराउंड में आता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पर पुलिस कई बार उसको नॉन बेलेबल बनाने के लिए भी कॉग्निजेबल केस के अंदर लेकर आ जाती है, बात ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाओ 156। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है CRPC का। इसका अगर टाइटल हम पढ़ेंगे, ये बात करता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब इसमें पुलिस ऑफिसर्स की पावर बता रहा है कि भाई क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो पहला अगर क्लोज हम पढ़ते हैं, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। कोई भी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ठीक है, एनी वर्ड यूज है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, में वर्ड यूज है, ध्यान रखना, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कोई भी कॉग्निजेबल केस। इसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, जो ऑफिसर इन चार्ज यानी कि SHO साहब, वो कर सकते हैं कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के है। उसमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं चाहिए। केस विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू अ ट्रायल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट साहब है, उनके एरिया में कोई, मतलब उनके जुरिडिक्शन में कोई एरिया है, वहाँ के वो SHO साहब है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उनको मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर लेना, कौन से वाले, जिसके जुरिडिक्शनल एरिया में वो सारा आ रहा है थाना, तो वहाँ पर उनको किसी भी तरह की परमिशन वगैरह लेने की कोई भी नीड नहीं है, बिना उसके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच सर्व ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब एक थाने के पास कितने केस होते हैं, महीने में उसके पास 40 केस भी आ सकते हैं, 100 केस भी आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट हर केस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो तो जाएंगे नहीं। SHO साहब पे पूरे 100 के 100 केस थोड़ी रहेंगे, है ना। ये मैं दिल्ली के कंसर्न में बात कर रहा हूँ। जो SHO साहब है उनके पास 100 के 100 केस थोड़ी देखेंगे वो। तो ऐसे में वो किसी और पर उसको भी बोलेंगे, जो उनके सबॉर्डिनेट होगा ऑफिसर, उसको भी बोलेंगे जाओ भाई देखो, केस बांटेंगे। तो इसमें क्या है, अगर वो केस, मतलब इसमें ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि भाई अगर मान लो no proceeding of police officer in any such case shall at any stage be called on the ground that the case was one which such officer was not empowered। इसमें नहीं कहा जाएगा कि भाई इसको तो एम्पावर्ड ही नहीं। कल हम ये भी कह सकते हैं कि भाई SHO साहब तो गए नहीं थे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने, तो इसका मतलब तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन मानूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर ऑफिसर जाता है तो उस पर हम क्वेश्चन मार्क कभी भी रेज नहीं कर सकते,
इस चीज़ को लेकर के भाई इसको तो पावर ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। ऐसा कुछ नहीं, अगर जो SHO साहब है उन्होंने खुद सबऑर्डिनेट करा और पहले ये लिखा भी है ये वाली चीज़, तो उन्होंने अगर बोली भी है कि भाई मेरे भी पे आप चले जाओ, जाकर इन्वेस्टिगेट करो, कोई कर रहा है तो उस पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं होगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब आ जाओ थर्ड, ये बहुत है छोटा सा बट इसके मायने बहुत ज़्यादा है। ये कहता है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकते हैं। सेक्शन का रेफरेंस कौन से का दिया है? 190 के अंदर। अगर आप 190 को देखोगे तो वो कंप्लेंट केसेस वगैरह और अदर से रिलेटेड है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब को राइट है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का। तो इसमें मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई कंप्लेंट आती है, उसमें वो देखते हैं कि भाई तो डिस्क्लोज हो रहा है कि भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं सेक्शन 190 के अंदर किस चीज़ का? इन्वेस्टिगेशन का। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, 156(3) कि कोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं या आप लॉ स्टूडेंट है, एज ए इंटर्न वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो 156(3) आपने सुना होगा। 156(3) क्या होता है? जैसे आपने पहले पढ़ा था कि भाई जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर मेंशन था कि अगर मान लीजिए 1% जो पुलिस आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो लेने से मना कर देती है, आप फिर चले जाते हैं किनके पास? जो हमारे सुपरिटेंडेंट है, यानी कि SP SSP साहब, उनके पास गए, उनके पास आप कंप्लेंट देंगे रिटर्न में आपने कंप्लेंट दी बाय पोस्ट, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जो आपके एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और अदर स्टेट में होता है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो अदर है वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, तो उनके पास आप फिर जाएंगे, वहाँ पर कंप्लेंट डाल देंगे, तो वो फिर एक सेक्शन 190 के अंदर वो देंगे, लेकिन आप डालेंगे 156(3) के अंदर वो कंप्लेंट। तो एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंदर में सच, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह पुलिस करेगी, कैसे करेगी, इसका डायरेक्शन ही तो चाहिए आपको। यही तो बोलना है कि जी मैं चाहता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे इस केस को, मेरे इस केस को देखे, तो वो सब कहाँ होगा? वो सब 156(3) के अंदर होगा विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 190 ऑफ CRPC, 190 CRPC का। इसके अंदर मोटी मोटी बहुत सी चीज़ें हैं। आप थाने गए, थाने में पुलिस ने आपकी FIR करने से मना कर दिया, आप फिर गए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, दिल्ली में DCP ACP कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास गए, आपने बाय पोस्ट गए नहीं, मतलब बाय पोस्ट भेजा, क्योंकि इसके अंदर जो आपका 154 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बाय पोस्ट ऑफ राइटिंग में भेजा उन्होंने भी कुछ नहीं करा। तो फिर आप गए मजिस्ट्रेट साहब के पास, आपने वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी, इसको कंप्लेंट बोलेंगे जो आप पिटीशन डाल रहे हैं। 156(3) की कंप्लेंट, जनरली प्रैक्टिस में 156(3) की कंप्लेंट बोला जाता है, या फिर 200 की कंप्लेंट आप डाल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के अंदर गाइडलाइन इशू करी 156(3) को लेकर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। पुलिस ने FIR नहीं करी, अब जो वो हैं आपके ACP DCP उन्होंने भी नहीं करी, तो कोर्ट लोग फिर जा रहे थे मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब कई बार क्या हो रहा था कि केस कुछ खासा बन नहीं रहा था, बट इधर उधर की चीज़ें डाल के लोग ज़बरदस्ती FIR करवा रहे थे। कोर्ट को कई बार संज्ञान में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट के अंदर गाइडलाइन दी 156(3) को लेकर। जजमेंट का नाम है प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ UP, 2015 की ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इसके अंदर गाइडलाइन इशू करी। हालांकि जजमेंट बहुत बढ़िया, मैं ज़्यादा डेप्थ में भी जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं एक वीडियो जजमेंट पर बना दूंगा जो इसमें प्रियंका श्रीवास्तव में कही गई है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या कही गई है? पहली चीज़ कही गई है कि कोई भी अगर कंप्लेंट आ रही है मजिस्ट्रेट साहब के पास, वो एफिडेविट के साथ लगी होगी, यानी कि पार्टी एफिडेविट देगी जिसमें वो कहेगी जो भी वो इन्फॉर्मेशन, जो भी वो एविडेंस दे रही है वो सारे ट्रू हैं उनकी नॉलेज में। ऐसा नहीं है कि वो फॉल्स लगा रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो फॉल्स लगाते हुए पकड़े गए तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जा सके। ये इसलिए क्योंकि कोर्ट का जो टाइम है वो बेवजह वेस्ट ना हो, इस चीज़ को देखते हुए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला एफिडेविट होना चाहिए। दूसरा, ऐसा मैंने जो प्रोसीजर बताया, अब आप ये नहीं है कि पुलिस को कंप्लेंट नहीं थी, उसको कंप्लेंट सिर्फ पकड़ा दी, DCP साहब को ACP साहब को कंप्लेंट दे के आप पहुँच गए और थाने में आप गए नहीं। तो ऐसा अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो ऊपर आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। और ये रियलिटी है, जब आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाओगे तो पूछा जाता है फर्स्ट डेट पे आपसे कि आपने किस तारीख को थाने को इत्तला दी, क्या प्रूफ है आप पे। इसलिए बोलते हैं कि थाने में कोई भी अगर आप
रिटर्न कंप्लेंट देते हैं तो उसकी रिसीविंग ले लीजिए। पुलिस कई बार ये बोलते हैं कि भाई आप कहाँ पे रिसीविंग दे, कैसे, तो आप खुद एक फ़ोटोकॉपी करा के ले जाइए और उस पर रिसीविंग ले लीजिए, या आपके साथ कोई वकील साहब हैं उनको ले जाइए, उनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, वो कर लेंगे। तो अगर आपने कोई भी स्टेप 1 था कि थाने जाओ, स्टेप 2 अगर थाने में नहीं लिया तो स्टेप 2 है ACP DCP, स्टेप 3 है मजिस्ट्रेट। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब नहीं लेंगे, वो वापसी कर देंगे, कहेंगे उस स्टेप को फॉलो करके आओ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला कि मजिस्ट्रेट साहब जब इस कंप्लेंट को देखें कुछ भी ऑर्डर करने से पहले प्रॉपर माइंड को अप्लाई करे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर, वो देखे कि उस कंप्लेंट में क्या फैक्ट्स ट्रू है भी या नहीं है, या ऐसे ही हवा में लगा के दे दिए। तो वो सब चीज़ें देखे, एफिडेविट चेक करे, स्टेप चेक करे और अपना जुडिशियल माइंड भी उस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करे। तो ये प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर का आ गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जजमेंट है, इसको पढ़ लेना, रेफरेंस में डालने में काफ़ी, मतलब अगर आप एग्ज़ाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके अंदर वो चीज़ आ सकती है। तो 156(3) का जो वो थी मैंने बता दी है आपको, कि आपको कोई भी वीडियो के रिगार्ड में कुछ गलत लगाओ या कुछ लगाओ कि यार ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे कुछ भी आपका सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमको बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगी वो बताइए, कुछ भी कमी आपको लगती है वो ज़रूर बताइए, हमें ज़रूरत है आपकी सजेशन की। और बाकी अदर वीडियो देखने तो आप चैनल में विज़िट कर सकते हैं, आप चैनल विज़िट करके वहाँ पर अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्ड में है, क्योंकि मैं मोस्टली अपनी वीडियो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।